Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 18th of September. So let's start the day with the first important topic and happy विश्वकर्मा पूजा to all. Basically प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा स्कीम को भी लॉन्च किया है जो कि जो हमारे ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनके स्किल्स को एनहांस करने से रिलेटेड है। तो भगवान विश्वकर्मा की ब्लेसिंग्स हम सब पर रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ में। सबसे पहला जो है वो है निपाह वायरस। तो ये जो वायरस है वो रह करके जो है वो इमर्ज होता है और ये एग्जाम में प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। निपाह 2019 में भी आया था, ठीक है। तो निपाह जो है वो वापस से और फिर से केरल में ही है, पहले भी केरल में ही था, इस बार भी केरल में ही है। 2 लोगों की जानें भी गई हैं। आप बोलेंगे कि सर केरला में ज्यादा क्यों? तो केरल में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है। केरल में सबसे ज्यादा लोग एक्सपैट्रिएट्स हैं, मतलब फॉरेन में जाकर के काम करते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो वो वायरस भी तो साथ ला रहे हैं ना। वायरस तो एक लिविंग होस्ट में रहेगा। वायरस एक जब तक जीवित इंसान नहीं मिलेगा तब तक वो वायरस नहीं मतलब सर्वाइव कर पाएगा। उसको एक लाइव पर्सन चाहिए। अगर एक डेड होगा तो वायरस भी डेड हो जाएगा। तो ये केरल में है। इसी के साथ साथ में फर्स्ट आउटब्रेक जो हुआ निपाह का वो मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 99 और ये बिलोंग करता है फैमिली पैरामैक्सिरोविरिडे जो कि हेमीपा वायरस है। बेसिकली फैटेलिटी रेट यानी कि डेथ जो है वो 40 to 75% ऑफ द केसेस में डेथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि ये फैटेलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हुआ तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये WHO का खुद का आंकड़ा है। नेक्स्ट आप देखोगे ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मतलब कि जानवर से इंसानों तक पहुंचना। तो ये ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। और ये रिजर्वॉयर फ्रूट बैट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो होता किससे है? तो फ्रूट बैट से होता है, जिसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। और ये होस्ट है इस वायरस का। फ्रूट बैट्स ट्रांसमिट करते हैं वायरस को बाकी एनिमल्स में, जैसे कि पिग, डॉग्स, कैट्स, ठीक है। और बाकी आप देखोगे ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ऐसे एनिमल्स के, कि वो कंज्यूम करे अगर फूड जो कंटामिनेटेड हो उनके सलाइवा से या फिर यूरिन से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे सिम्टम्स में तो फीवर है, हेडेक है, ड्राउजीनेस है, मेंटल कंफ्यूजन है, कोमा है, पोटेंशियल डेथ भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करना, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में हाथ को बराबर धोते रहना, यानी कि हाइजीन मेंटेन करना है। और आपको मान लो अगर लगता है कि रॉ डेट जो पाम सैप है उन सब से बेसिकली दूर रहना और डिस्कार्ड करना वैसे फ्रूट्स को जहां पे बैट बाइट्स आपको दिखे, क्योंकि ये फ्रूट बैट्स हैं। तो फ्रूट्स इस वक्त के लिए अनसेफ हो जाते हैं जहां पर इस टाइप के फ्रूट्स मतलब दिखे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है निपाह वायरस का। प्राइमरी ट्रीटमेंट है इंटेंसिव सपोर्ट केयर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज स्टील। तो चाइना से जो स्टील आते हैं वो, क्योंकि चाइना क्या करता है, डंप कर देता है फ्री में या फिर बहुत नेग्लिजिबल, एक्चुअली फ्री तो नहीं लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में वो डंप करते जाते हैं कंट्री में, ताकि उस कंट्री का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको वाइप आउट करते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर 100 रुपए का सामान होगा, चाइना उसको 20 रुपए में बेचेगा तो लोकल इकोनॉमी कहां से सर्वाइव कर पाएगी? वो तो बंद कर देंगे। और एक बार वो बंद कर देंगे तो फिर चाइना जो है वो वहां पे अपना मोनोपोली दिखा सकेगा। वो 20 की जगह वो 200 भी ले सकता है। तो इंडिया ने 5 साल का एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, जो टारगेट करता है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ चाइनीज स्टील को, उसको एनाक्ट किया है। रीजन है इंडिया इसको लाने का कि 62% राइज हुआ है स्टील के इंपोर्ट्स में चाइना से भारत में। चाइना से जो भारत में स्टील के इंपोर्ट होते हैं उसमें 62% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये अप्रैल और जुलाई के बीच में है, ठीक है। सेम टाइम फ्रेम में लास्ट ईयर में भी लाया गया था। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, तो आइए हम इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में समझते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक मेजर है कि प्रिवेंट करना एक कंट्री का ट्रेडिंग पार्टनर, जैसा कि आपको हम बताएं सरल शब्दों में, यहाँ पे टेक्निकल लिखा हुआ है कि एक कंट्री चाइना जैसे भारत में अगर कोई गुड भेजे तो वो बहुत सस्ते दाम में भेजे, ताकि जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मतलब कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है कि अब वो 20 रुपए का सामान होगा तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके उसको 90-100 पहुंचा दिया जाएगा। तो रेट इक्विवेलेंट होगा तो ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को ही चुनेंगे। तो ये ओवरऑल है कि डोमेस्टिक मार्केट को मतलब नॉर्मल वैल्यू से कम रखने के लिए वो कोशिश करी जाती है। नेक्स्ट है कि ये WTO जो है वो परमिट करता है, ठीक है, ये परमिटेड है। यूपीएससी बोल देगा कि WTO तो नहीं मानता, लेकिन बिल्कुल मानता है, क्योंकि आप अपने लोकल इकोनॉमी को बचा रहे हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हो। एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो लेवाई किया जाता है अगेंस्ट एक्सपोर्टर, मतलब जो कंट्री माल को वो पहुंचा रही है, भेज रही है, ठीक है, एक्सपोर्टर या कंट्री इन एज मच। बाकी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है उसको लेकर के है कि जनरल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सारे ही इंपोर्ट्स पे।
फिर वो डिपेंड करता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब अगर एक मतलब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक आपने प्रोडक्ट पे लगाया है, यहाँ पे साफ साफ वही लिखा गया है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा सारे ही इंपोर्ट्स पे फिर उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की, ठीक है। तो फिलहाल वो चाइनीज गुड्स पे लगाया गया है। तो चाइनीज गुड्स, अब कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब कि अगर चाइनीज गुड्स चाहे चाइना से आए, चाहे वियतनाम से आए, चाहे वो इंडोनेशिया से आए, चाइनीज स्टील है लेकिन वो आ रहा है वियतनाम से या आ रहा है इंडोनेशिया से लेकिन वो है चाइनीज, तो फिर भारत उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा, ऐसा लिखा गया है। डायरेक्टोरेट जनरल जो है ट्रेड रेमेडीज के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, डायरेक्टोरेट जनरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। ये नोडल अथॉरिटी है एडमिनिस्टर करने का एंटी डंपिंग को, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को, ये भी सेम है कि उसको काउंटर में, ठीक है, सेफ गार्ड करता है ये, ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। और ये जो डीजीटीआर है ये रिकमेंड करता है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपोज करता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है रिकमेंड कौन करता है, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, बेसिकली जो ट्रेड रेमेडीज है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको इंपोज करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री। कंफ्यूजन के लिए दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है तो वो दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना इंपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूटीओ का प्रोविजंस जो एंटी डंपिंग ड्यूटी से है। तो आर्टिकल 6 है गैट का, गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट, ये 1994 का है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे एंटी डंपिंग एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं वो इंपोज कर सकते हैं एंटी डंपिंग मेजर्स। तो टाइम पीरियड आप देखोगे कि ये मस्ट मतलब एंटी डंपिंग मेजर्स मस्ट एक्सपायर 5 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ इम्पोजिशन, ठीक है, अगर लगाए जाने के 5 साल बाद, अनलेस एन इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एंडिंग द मेजर वुड लीड टू इंजुरी। मतलब वैसे तो लगाए जाने के 5 साल बाद वो खत्म माना जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर नुकसान तब भी हो सकता है तो फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 5 इयर्स का। कमिटी बनाई जाती है जो मीट करता है एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, 2 साल मतलब साल में 2 बार, एक साल में 2 बार जो है वो मीट करते हैं, ताकि बेसिकली आप देखोगे कि ओवरऑल इस पॉइंट को वो डिस्कस कर सकें कि एंटी डंपिंग के एग्रीमेंट को। और इसका इंपॉर्टेंस यही है कि चेक करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके, करेक्ट करना ट्रेड डिस्टॉर्शन को, कि ट्रेड जो रेमेडियल मेजर है उसको ध्यान में रख करके। साथ साथ में आप देखोगे नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है आचार्य विनोबा भावे को, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आर्डेंट गांधीयन है जिन्होंने लॉन्च किया था भूदान मूवमेंट, एक वॉल्यूंटरी लैंड रिफॉर्म कैंपेन है। भूदान लैंड रिफॉर्म का कैंपेन है, वॉल्यूंटरी, अपनी इच्छा अनुसार। भूदान मतलब जमीन को दान करना। इनका जन्म हुआ था सितंबर 11, 1895 में, गागोड़े, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो महाराष्ट्र का है। अवार्ड्स इनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में, पॉस्ट्यूमसली मतलब मरणोपरांत इनको मिला भारत रत्न 1983 में। तो 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड और भारत रत्न से भी ये नवाजे गए हैं, यानी कि सर्वोच्च जो सम्मान है इस देश का उससे भी ये नवाजे गए हैं 1983 में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप देखोगे इनका सोशल वर्क में भी कंट्रीब्यूशन रहा है भूदान मूवमेंट में, जहां पे ये कलेक्ट किए हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जमीनों को लैंडलेस फार्मर्स को। जिसके पास ज्यादा है वो जमीन दिया करते थे और जिसके पास नहीं है उसको ये जमीन बांटा करते थे। तो ये था भूदान मूवमेंट। और लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है कि मतलब लिखित में तो राज्य शास्त्र, गीता, प्रवचने और तीसरी शक्ति। और नेम इनका विनोबा जो है वो मामा फाड़के के मतलब बेसिकली उनसे ये कन्फर किया गया है, विनोबा जो नाम दिया गया है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, उन्होंने हाल ही में पब्लिश किया है लिस्ट ऑफ अवार्डीज जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स हैं 2022 के। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये अवार्ड जो है वो नाम दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है CSIR के। और ये बेसिकली हर साल दिया जाता है अलग अलग डिसिप्लिन में, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 7 है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेस हैं। और एज ऑफ 45 तक, आपको ध्यान रखना है 45 वर्ष या उससे पहले तक में दिया जा सकेगा। ये अवार्ड कैरी करता है कैश कंपोनेंट 5 लाख का, तो उम्र 45 और कैश 5 लाख तक का, ठीक है। और ये बनाया गया था 1957 में। ये अवार्ड को शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, उम्र, कैश प्राइस, 7 डिसिप्लिन, 1957 ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में अगर हम बात कर लेते हैं CSIR का, तो ये इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बॉडी है R&D का भारत में। और ये एस्टैब्लिश किया गया एज एन ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि स्वायत्तता प्रदान करी गई है भारत सरकार के द्वारा 1942 में, ताकि प्रमोट किया जा सके साइंटिफिक नॉलेज और बूस्ट किया जा सके इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है जी? न्यू दिल्ली में है।
प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के, वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो वाइस प्रेसिडेंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक है वो वाइस प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर खुद है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के भी आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इवन जो गंगा को लेकर के काउंसिल बनाई जाती है उसमें भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से होते हैं। इसको रिवाइज करने का तरीका यही है कि रिलेट करके चलना। साथ साथ में किलियाऊ वोल्केनो की बात कर लेते हैं। किलाऊ या किलियाऊ जो भी आप प्रोनाउंशिएट करें, वोल्केनो रिसेंटली रिज्यूम किया इरप्शन, जो कि 2 महीने के पॉज पे था। तो ये कहाँ पे है, क्वेश्चन ये होगा। ये एक एक्टिव शील्ड वोल्केनो है। एक्टिव मतलब कि बराबर वो फटता रहता है, डोरमेंट मतलब कि कई वर्षों बाद वो फट सकता है। और हवाईयन आइलैंड्स यानी कि यूएस में है बेसिकली। ये लोकेटेड है हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क के पास में, और ये आपको देखने को मिलेगा आइलैंड ऑफ हवाई, यानी कि ओवरऑल लॉफ्टीएस्ट माउंटेन भी बनाता है अर्थ पर। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव रहा। आई होप कि आपको हर एस्पेक्ट से हम चीजों को जोड़ करके समझा सके, चाहे फिर वो इकोनॉमी हो, चाहे फिर वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियोस बाकी अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा कि जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अगर वैल्यू मिलता है, ताकि और भी ये नॉलेज को हम एक्सपैंड कर सके। और चैनल पे बाकी भी वीडियोस हैं, तो आप प्लीज बाकी का जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ जैसे कोई टॉपिक अगर है जो डिटेल में कवर करना है, तो हम वो वर्ल्ड अफेयर्स के सेगमेंट में कर लेते हैं। तो आप उस वीडियोस को भी चेक करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।